हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। अगर आपका ये मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ऐसे ही नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लैग कंपनसेटर को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, लो पास फिल्टर। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और जिन लोगों के सही आंसर है उनके नाम हैं गुंजन बैरवा एंड आरती राय। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो लास्ट में दिए गए क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स। ओके, ना मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वाटमीटर मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब भी 2 वाटमीटर्स की रीडिंग इक्वल और अपोजिट होती है तो उस केस में पावर फैक्टर कितना होता है। वैसे तो पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है cos phi इज इक्वल्स टू cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन में W1 प्लस W2। ये पूरा फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर निकालने का। और इस केस में हमें यहाँ पर बोला गया है कि W1 की वैल्यू माइनस W2 के बराबर है, यानी कि इक्वल है बट अपोजिट है। तो जब भी आपको वाटमीटर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो मैं आपको सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर नोट करवा देता हूँ शॉर्ट ट्रिक में, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम एंगल की वैल्यू लिखेंगे फाई, यहाँ पर हम लिखेंगे पावर फैक्टर और यहाँ पर लिखेंगे इनका रिलेशन जो भी निकल कर आएगा। तो जब भी एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा तो उस टाइम पे जो पावर फैक्टर होगा वो होगा 1 और उस टाइम पे दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग एक दूसरे के बराबर होगी। और जब भी एंगल होगा 30 डिग्री तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो हमारा होगा 0.866 लैगिंग। और उस केस में इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा W2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 45 डिग्री लिखेंगे। तो 45 डिग्री के केस में हमारा जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0707 और उसके बाद जो रिलेशन आएगा वो निकल कर आएगा W2 इज इक्वल्स टू 3.8 इंटू W1। 60 डिग्री के केस में W1 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी और W2 की कुछ पॉजिटिव में वैल्यू निकल कर आएगी। और अब यहाँ पर जब हम 90 डिग्री के लिए वैल्यू को निकालेंगे तो 90 डिग्री के केस में यहाँ पर पावर फैक्टर हो जाएगा 0 और उस केस में W1 और W2 के बीच का रिलेशन होगा W1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W2। तो यही चीज़ हमसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछी गई। जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री और उस केस पे पावर फैक्टर कितना है 0 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 0। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब 2 वाटमीटर मेथड के थ्रू हम पावर कैलकुलेट करते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम के अंदर तो उस केस में जब हम पावर जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है 7 किलोवाट। और यहाँ पर जो पावर फैक्टर है यानी cos phi की जो वैल्यू है वो गिवन है 1। तो इस केस में दोनों वाटमीटर्स की वैल्यू कितनी आएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जब भी दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो उस टाइम पे जो हमारा पावर फैक्टर होगा 1 और उसका जो एंगल होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया है कि पावर फैक्टर की वैल्यू है 1। तो इस केस में जो W1 है वो बराबर हो जाएगा W2 के, यानी कि दोनों की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो W1 और W2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3.5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, 3.5 एंड 3.5। तो आई होप आपको उस क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इसी टाइप से मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर जो ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है वो इनमें से किस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ब्रेकिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रोड्यूस किया जाता है एडी करंट की मदद से। अभी होता कैसे है कि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट। वो परमानेंट मैग्नेट जब डिस्क रोटेट करती है तो उसके अंदर इंड्यूस करता है एडी करंट को। और जैसे ही एडी करंट उसके अंदर इंड्यूस होता है डिस्क के रोटेट होने की वजह से तो एडी करंट रिएक्ट करता है फ्लक्स के साथ और वो वहाँ पर प्रोड्यूस करता है ब्रेकिंग टॉर्क। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा B, एडी करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर के अंदर जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसे लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ कि जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N phi स्क्वायर X अपॉन में R।
अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर जो n है वो है स्पीड ऑफ द डिस्क, स्पीड ऑफ द डिस्क। यहाँ पर जो फाई है वो है फ्लक्स। x यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ये एक डिस्क है, यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लगाया हुआ है, तो इस डिस्क से, इस मीन पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो चीज़ है x। तो आई होप आपको x भी समझ में आ गया होगा। r यहाँ पर है रेजिस्टेंस, किसका? एल्यूमिनियम डिस्क का, एल्यूमिनियम डिस्क का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो आपको चारों चीज़ें अब समझ में आ चुकी है। तो इन केस अगर आपसे आगे क्वेश्चंस के अंदर और कुछ पूछ लिया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर हमें रिलेशन पूछा गया है फ्लक्स के बारे में हर ऑप्शन के अंदर, तो फ्लक्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। मैंने पहले भी मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे रन कर रहा हो तो उस केस में उसे स्लो डाउन करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बताया था कि TB जो होता है वो बराबर होता है n फाई स्क्वायर x अपॉन में r के। अब यहाँ पर हमें सिर्फ स्पीड यानी कि n और x के बीच में रिलेशन पूछा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्पीड होगी वो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी x के। x यहाँ पर क्या था? वो डिस्टेंस थी मैग्नेट से, मैग्नेट से उसकी डिस्टेंस थी x। तो अब x को जितना हम ज़्यादा करेंगे उतना उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो होगा एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट मूव अवे। मूव अवे मतलब दूर ले जाना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसका आंसर होगा डी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप एनर्जी मीटर के अंदर जो क्रीपिंग एरर प्रोड्यूस होती है उसे अवॉइड करने के लिए या उसे सही करने के लिए यहाँ पर इनमें से कौन सी चीज़ करी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि क्रीपिंग एरर होता क्या है। क्रीपिंग एरर ये होता है कि जब लाइट लोड की कंडीशन होती है, लाइट लोड की कंडीशन में जो मीटर होता है वो स्लोली मूव करने लग जाता है, जबकि उसे मूव करना नहीं चाहिए। तो स्लोली जो उसका मूवमेंट होता है उसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होती है और उस एरर को यहाँ पर कहा जाता है क्रीपिंग एरर। उस क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि डिस्क के दोनों साइड होल्स करने होते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क। आई होप इस क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक एनर्जी मीटर के अंदर जो वो 10 रिवोल्यूशंस करता है 10 मिनट के अंदर, उस टाइम पे उसके पास जो लोड कनेक्टेड होता है वो होता है 600 वाट्स। तो उस केस में उसकी मीटर कांस्टेंट की वैल्यू कितने निकल के आएगी जब हमें फाइंड आउट करनी है मीटर कांस्टेंट की वैल्यू रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है स्पीड ऑफ द डिस्क, स्पीड ऑफ डिस्क जिसे हम लेते हैं रेवोल्यूशन में, अपॉन में एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लोड जिसे हम यहाँ पर लेते हैं किलोवाट आवर में। अब सिंपली हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, पर यहाँ पर हमें एनर्जी गिवन है 600 वाट में, तो उसे हमें किलो वाट में करना पड़ेगा कन्वर्ट, और 10 मिनट को यहाँ पर आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द डिस्क है उसे हम रेवोल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे 10, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है। एनर्जी कंज्यूम्ड के अंदर यहाँ पर हमें 600 वाट को जब किलो वाट में करेंगे तो उसे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मिनट को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 अपॉन में 60 करना पड़ेगा, क्योंकि एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं ना, तो इसलिए हमें ये कन्वर्ज़न यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 100। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा मीटर कांस्टेंट की वैल्यू वो होगी सी, 100। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट डैश। यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा,
तो जैसा कि आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि F बराबर होता है QE के। तो जब हम E के अक्रॉस इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा F/Q। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B, चार्ज। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर पूछा गया है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को लेके इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर पहली चीज़ बोली गई है कि ये DC और AC दोनों के लिए यूज़ होता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो बराबर होता है 1/2 dl/d थीटा × I²। तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है I² के, तो इसलिए जो इसकी स्केल होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड ऑप्शन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि मूविंग आयरन प्लेस होता है इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पर यह ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। जो PMMC टाइप मीटर होता है वो प्लेस्ड होता है परमानेंट मैग्नेट के अंदर, तो इसलिए जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा गलत। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा B, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ही मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके ना, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, जब हमें उसका सिस्टम वोल्टेज गिवन है 11,000 वोल्ट और टर्न रेशियो गिवन है 102 यानी 102, और यहाँ पर वोल्टेज परसेंटेज एरर है वो है 3%। तो इतना ज़्यादा डेटा देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले चीज़ें नोट करनी क्या क्या हमें गिवन है। तो टर्न रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है 102, और यहाँ पर जो सिस्टम वोल्टेज जिस पे वो वर्क कर रहा है, सिस्टम वोल्टेज जिस पर वो वर्क कर रहा है वो है 11,000 वोल्ट, और यहाँ पर जो एरर प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है 3% की। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि V2। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि जब वो 11,000 पे वर्क कर रहा है और 3% उसके अंदर एरर आ रही है तो असल में वोल्टेज कितना मेज़र कर रहा है वो। तो वो चीज़ निकालने के लिए हमें यहाँ पर 11,000 में से 11,000 का 3% माइनस करना होगा, क्योंकि इतने की वहाँ पर एरर आ रही है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर 3330, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास 10,670 यानी 10,670। ये हमारे पास वोल्टेज निकल कर आ चुका है V1 एरर के बाद। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है V2 की वैल्यू, और टर्न रेशियो आप सभी को पता होगा कि टर्न रेशियो निकल के आता है V1/V2 इज इक्वल्स टू टर्न रेशियो जो भी हमारा निकल कर आया है, तो उसे हमें यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर V1 जो हमारा निकल कर आया है वो निकल कर आया है 10670। V2 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, और टर्न रेशियो जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 102 यहाँ पर जो कि हमने लिखा था। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो जो V2 की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 104.6 जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे वोल्ट्स। तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो होगा B, 104.6 वोल्ट्स। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको बहुत न्यूमेरिकल्स कराए हैं पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे जाके और भी वीडियोज़ है वो देखो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आने वाले JEE एग्ज़ाम्स में। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में। जब हमें सिस्टम वोल्टेज 11,000 वोल्ट और टर्न रेशियो 108 गिवन है, जब वोल्टेज एरर हमें गिवन है 5%। तो अगर किसी को पिछले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। तो वोल्टेज एरर का जो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज एरर इक्वल्स टू होता है सिस्टम वोल्टेज माइनस के यानी टर्न रेशियो इनटू यहाँ पर आएगा सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन में यहाँ पर आएगा सिस्टम वोल्टेज। तो यहाँ पर सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है। वोल्टेज एरर की वैल्यू हमें 5% गिवन है तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर
0.05। सिस्टम वोल्टेज की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 11,000। टर्न रेशियो की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 108। और सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है क्योंकि ये वो इसके अंदर हमसे पूछी गई है। और यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज की वैल्यू है 11,000। और जब इस वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 96.8 वोल्ट। तो अगर आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर नहीं समझ में आया था तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। आगे याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक वाटमीटर की वैल्यू गिवन है 25.34 वाट। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू गिवन है 0.11 वाट। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर एरर की वैल्यू हमें गिवन है -0.11। तो मेजर्ड वैल्यू वाटमीटर की कितनी आ रही है 25.34। तो हमें यहाँ पर बतानी है ट्रू वैल्यू, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ट्रू वैल्यू। तो जब हम 80 को इधर लेके जाएंगे तो 25.34 में यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा 0.11। और जब ये ऐड होगा तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 25.45 वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 25.45 वाट। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक वोल्टमीटर की गारंटेड एक्यूरेसी एरर की वैल्यू गिवन है 1% ऑफ 300 वोल्ट। और यहाँ पर वोल्टेज जो मेज़र कर रहा है इंस्ट्रूमेंट वो है 83 वोल्ट। और जब वो 83 वोल्ट को मेज़र करता है तो उस टाइम पे परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए लिमिटिंग एरर का। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला होता है GAE, यानी कि गारंटेड एक्यूरेसी एरर की वैल्यू फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में नहीं, वैल्यू फॉर्म में, अपॉन में जितना वो रीड कर रहा है उसके रेफरेंस में तो हमें बताना है, और इनटू 100। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी GAE यानी गारंटेड एक्यूरेसी एरर की, और वो निकल कर आएगी जैसे कि इसके अंदर बता रखा है 1% ऑफ 300 वोल्ट। तो 1% ऑफ 300 वोल्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 वोल्ट। तो सिंपली हमें यहाँ पर अब बस वैल्यू पुट करनी है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो GAE की वैल्यू हो जाएगी 3। रीडिंग वैल्यू यानी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 83 वोल्ट जब वो मेज़र कर रहा है तो उस टाइम पर कितनी है। तो रीडिंग वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 83 और इनटू हो जाएगा ये 100 से। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3.62। आई होप ये न्यूमेरिकल सभी को समझ में आया होगा। और लिमिटिंग एरर निकल आने के चांसेस बहुत हैं। तो अगर आपको नहीं आता था तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सीखने को मिला होगा, और अगर किसी को आता होगा तो उसका रिवीजन हो गया होगा। और पिछले वीडियोस में भी मैंने इसी तरह काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेट इनकरेक्ट है। जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो ये चीज़ आपको देखनी है कि उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। यहाँ पर ही कई बार गलती हो जाती है। तो बोला गया है कि प्रिसीजन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डज नॉट अश्योर इट्स एक्यूरेट। ये तो यहाँ पर है ही कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा तो ये गारंटी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो ही हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दूसरे में यहाँ पर बोला गया है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा इंस्ट्रूमेंट। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरे में बोला गया है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर बोला डिफ्लेक्शन फैक्टर सेंसिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं होता। डिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है सेंसिटिविटी के। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। गलत ऑप्शन ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसलिए सही आंसर होगा ए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के करंट की वैल्यू को हाफ कर देंगे तो उस केस में उसका ऑपरेटिंग टॉर्क कितना निकल कर आएगा। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है 1/2 I² के। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले करंट फ्लो कर रहा था I1, फिर हमने क्या करा कि I2 की वैल्यू यानी I1 का आधा कर दिया। तो इस केस में जो टॉर्क था वो था T1। तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर सिंपली हमें इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो जो T1 निकल कर आएगा वो तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1/2 I1 का स्क्वायर,
और जो T2 निकल कर आएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू इसके अंदर आधी हो चुकी है, तो 1/2 तो ऐसे कैसे आएगा, और I1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा I1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो टोटल यहाँ पर ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर अपॉन में 8। अब जब हम T1 और T2 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएंगी I1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू इसका 8 ऊपर चल जाएगा और नीचे I1 का स्क्वायर रह जाएगा, तो I1 के स्क्वायर से I1 का स्क्वायर चल जाएगा और निकल कर आएगा वो 1/4 हो जाएगा T1 के, तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो होगा D, 1/4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। आई होप ये सेशन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और आगे भी इसी तरह नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे इनकरेज करने के लिए आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।